मैं AK सक्सेना, CMD ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, देश के समस्त नागरिकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भारत सरकार के बीमा जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम की पहल करते हुए मैं आशा करता हूं कि इससे देशवासियों में बीमा की जागरूकता बढ़ेगी और उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। नमस्कार, इंश्योरेंस बियॉन्ड डाउट में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम इंश्योरेंस की बढ़ती अहमियत को आपके समक्ष रखेंगे, जनरल इंश्योरेंस बाजार में हो रही हलचल को चेक करेंगे और आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। इस खास पेशकश में हमारा साथ दे रहे हैं द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और पार्टिसिपेट करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपका परिचय कराते हैं। कुलदीप सिंह साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस के। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही हैं नीरज कुमार साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस के, आपका भी स्वागत है इस पेशकश में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल गुलाटी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है MD स्कूल ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एक्चुअल साइंसेज से। आप सभी का स्वागत है। ओपनिंग कमेंट्स में आप हमें बताएं कुलदीप साहब, ये जो पूरा सफ़र रहा है इसको आप किस तरह से एनालाइज करना चाहेंगे? 1972 से पहले की बात करें तो प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे हुआ करती थी। 1972 में नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक दौर चका जब 4 कंपनियां काम करती रहीं और 2000 में हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियों ने भी काम करना शुरू किया और आखिरी दौर आया जब 2007 में हमारे यहाँ डी टैरिफिंग हुई, जब प्राइसिंग कंट्रोल उसके चले गए। लेकिन 72 से लेके अब तक हमारी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने, अगर ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल जैसे जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने लगभग 78,000 करोड़ का बीमा किया है। प्रीमियम अपनी जगह है, लेकिन हमारी जहाँ तक रीच की बात करें हम सभी के साथ, तो अभी आज की डेट में भी जनरल इंश्योरेंस की रीच बहुत कम है। नीरज साहब आप बताएं, जनरल इंश्योरेंस एक बड़ा स्पेस है, वो कनेक्ट, वो रीच बढ़ाने के लिए आप कैसे देखते हैं? पिछले एक 30 साल के अंदर जो हेल्थ की ग्रोथ है वो बहुत फिनोमिनल रही है। Right. और इस समय पूरे जनरल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का करीब 30% हेल्थ बिजनेस से आता है और इसकी ग्रोथ भी इसी रफ्तार से हो रही है। Okay. अब वही चीज़ हमारी बाकी रिटेल प्रोडक्ट्स के लिए भी ऐसा लगता है कि वो उतनी ही तेज़ी से पकड़ेगी, क्योंकि आजकल जो स्पेंडिंग स्टाइल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। पहले हम लोग बचत करते थे और फिर ख़रीदते थे कोई चीज़, आजकल ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल भी जो इस कैपेसिटी में आया है वो ये चाहेगा कि अगर कोई आपदा हो गई तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंश्योरेंस ले ले। कमल साहब आप बता सकें, एक तरफ हम मोटर देख रहे हैं, दूसरी तरफ हेल्थ जिसमें काफ़ी डिमांड है, ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मतलब ये दूसरे प्रोडक्ट्स को भी और कैसे पॉपुलर किया जा सकता है? जितना भी हम इंश्योरेंस के हम जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम अगर मोटर लेते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं तो इस सब में हमारा टैक्स होता है बचत, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे में। सेकेंड थिंग वी कैन से दैट कि आज की डेट में जो क्लाइंट हो गया है उसको सारी इन्फॉर्मेशन है, पहले से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। ही कैन चेक एवरीथिंग ओवर द इंटरनेट। आपने बाहर के कुछ मॉडल को स्टडी किया हो, कुछ देखा हो जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है वो किस तरह से वर्क कर सकता है? लंबा अरसा हो चुका है लेकिन पेनिट्रेशन और बढ़ेगी, आने वाले दिनों में और प्रयास किए जाएंगे और लोगों में जागरूकता बढ़े। क्या इसमें जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, क्या ये भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल है। इसमें हमारा जैसे आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें, हमारे पास जो है डिफरेंट साइट्स अवेलेबल हैं फ्रीली, वहाँ पर जाके हम लोग सारी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी हमें प्रोडक्ट खरीदना है, डिफरेंट कंपनीज में जाके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से ग्रोथ आने वाले दिनों में बिल्कुल काफी इंक्रीज होगी। आने वाले दिन वैसे कुलदीप जी आपको लग रहा है मतलब ये एक्साइटिंग होंगे? देखिए, 2 चीज़ें इसमें बहुत जनरल इंश्योरेंस के फेवर में कही है या ग्रोथ के लिए हैं। एक तो रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए, आपको इंसिडेंट दिखाई दे रहे हैं। दूसरे ये है कि बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट हो गई है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए आम इंसान जो है इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरे हम लोग खुद भी, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, IRDA है, गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। अगर हम बात करें मेट्रोज़ की, बड़े शहरों की, वहाँ पर जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण भारत की बात करें, जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जिस तरफ कुलदीप जी हिंट कर रहे हैं, उस तरफ आप बता सकें वहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह के मॉडल आप अपना रहे हैं? करीब 30 साल से जितनी भी रूरल स्कीम्स हैं उसमें वो इंश्योरेंस बैकअप हैं, उसमें बैकअप दिया गया है। सबसे बड़ा बैकअप था लाइव स्टॉक इंश्योरेंस में, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल है। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल था, लेकिन एक दूर सुदूर गांव वाला भी ये जानता था कि एक जनरल इंश्योरेंस जैसी कोई चीज़ होती है। छोटे छोटे जानवरों तक का, भेड़ बकरियों तक का इंश्योरेंस होता था।
फिर जो ट्रैक्टर यूज़ करता है वो फार्म में, उसका इंश्योरेंस होता है। जो एग्रीकल्चर पंप सेट यूज़ करता है उसका इंश्योरेंस होता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लोन में ली जाती हैं। तो अवेयरनेस काफ़ी हद तक थी, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। अभी तक हमारा डिलीवरी मैकेनिज़्म वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। तो उसको पहुँचने के लिए एक तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पूरा प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट लॉन्च प्रोग्राम है, उसके तहत हमने ऐसी हर जगह पे जहाँ की आबादी 10,000 या उससे ज़्यादा है जी, एक न एक सरकारी कंपनी का एक्सटेंशन काउंटर खुला हुआ है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले कोई 2,500 जगहों पे पिछले 1 साल के अंदर जनरल इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने अपने एक्सटेंशन काउंटर्स खोले हैं। तो एक तो ये रीच हो गई। उसके आगे बढ़ करके माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स अपॉइंट करके और भी छोटी जगहों में बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और उसमें ये जो जनधन योजना अनाउंस हुई है, उसमें एक पिलर इंश्योरेंस भी है। आप लोन दे दीजिए, उससे कोई एसेट क्रिएट हो जाए, लेकिन जब तक वो एसेट इंश्योर्ड नहीं है तब तक पूरा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं होता। डॉक्टर कमल, आपसे हम चेक करना चाहेंगे, इंडस्ट्री की बात हो रही है, उसके सफ़र की, आगे की बात की, लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो इंडस्ट्री के समक्ष है वो है मिस सेलिंग। आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, उस प्लेटफॉर्म से इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? आज की डेट में मैं कहूँगा जितने भी यंग जनरेशन है वो उनके लिए इंश्योरेंस लेना या उसके बारे में जानना बड़ा आसान काम है, सबसे पहली चीज़। सेकंड थिंग, जो मिस सेलिंग की बात हम करते हैं, मिस सेलिंग आज की डेट में क्लाइंट और इंश्योरेंस कंपनी दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। पहले जो होती थी वर्बल कम्युनिकेशन होती थी, या एकदम से आपसे बोला जाता है कि यू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट इमीडिएटली सो दैट इंश्योरेंस कैन बी डन वेरी इजली। आज की डेट में यूज़र क्लाइंट को बोला जाता है कि हर एक अपने जो डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले रीड करिए सो दैट यू कैन नो कि व्हाट यू आर साइनिंग। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक दर्शक हैं जो यंग ब्रैकेट में फॉल करते हैं, उनकी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस सेंटर कुछ व्यूज़ हैं, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत। पॉलिसी ले तो लेते हैं लेकिन क्लेम के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मुझे क्या फ़ायदा। तो जिस तरह से हमने सुना, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुलदीप जी कि ये यंग ब्रैकेट में है, इनको अभी हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है, आगे चल के देखेंगे जैसे होगा। बट इनकी ये जो सोच है उसको आप कैसे एज एन एक्सपर्ट समझाना चाहेंगे कि मतलब जितना ये अर्ली प्लान करें क्या वो बेटर नहीं है? उम्र बढ़ेगी तो कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगे, तो आप इसको कैसे समझाएंगे? अगर आप यंग एज में स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपकी जो प्रीमियम कॉस्टिंग है वो कम होती है, और ये जो प्री एग्जिस्टिंग की बातें करते हैं वो 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली सब तरह की डिजीज़ वो कवर हो जाती हैं। तो इस दोनों तरफ से देखने के लिए कि अगर आप यंग एज में प्लान करते हैं तो आपको एक तो प्रीमियम कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ेगी, दूसरे ये है कि क्लेम के समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हेल्थ पॉलिसी है वो सिकनेस तो कवर करती है, साथ साथ एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर करती है, और एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एज कोई फैक्टर नहीं है। कई बार इंडिविजुअल्स जो हम देखते हैं पॉलिसीज़ लेते हैं उसमें ग्रुप प्लान्स होते हैं जहाँ जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं ऑफर्ड हैं, पैरेलली कि अपना भी एक प्लान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इंडिविजुअल प्लान होने से अगर मान लीजिए अगर ग्रुप प्लान के अंदर आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें कि 5 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड है आपका, और इंडिविजुअल प्लान में 4 लाख है, तो टोटल हम मिला के कंबाइंड करा के 9 लाख, तो उसके अंदर दोनों को कंबाइंड करके वी कैन यूज़। अब हेल्थ से हम मूव करते हैं मोटर की तरफ, तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं या व्यू जो है हमारे व्यूअर का, उस पर एक नज़र डालते हैं। मैं तो सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेता हूँ क्योंकि वो मैंडेटरी है, बाकी सब तो मुझे फिजूल लगते हैं। ये जो इनकी सोच है ये बहुत सारे लोगों की जनरली उस सेगमेंट में होती है जब व्हीकल उनका पुराना हो जाता है। थर्ड पार्टी की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस कितना ज़रूरी है जो विदाउट इंश्योरेंस रन कर रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव को आप कैसे देखते हैं? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो मोटर एक्सीडेंट्स में लायबिलिटी बनती है मोटर व्हीकल ओनर की, वो अनलिमिटेड है। अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत हेवी लायबिलिटी आ सकती है व्हीकल ओनर के ऊपर, अनलेस वो इंश्योर्ड ना हो। तो एक तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता है ही है, किसी को भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, और 2 व्हीलर्स के लिए 3 साल की पॉलिसी देने के लिए IRDA ने अलाउ कर दिया है, और आगे उम्मीद यह है कि प्राइवेट कार्स वगैरह के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा। जहाँ तक कॉम्प्रहेंसिव कवर लेने की बात है, देखिए कॉम्प्रहेंसिव कवर
में बेसिकली 3 चीज़ें कवर होती हैं। एक तो थेफ्ट, एक्सीडेंट और फायर। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नो क्लेम डिस्काउंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि बाद में जाकर के कवर बहुत अफोर्डेबल। क्योंकि वो एनसीबी एक इंडिविजुअल को ड्राइविंग के लिए मिलता है, उस व्हीकल के लिए नहीं है, और वो इनफैक्ट उसको फिर न्यू व्हीकल में ट्रांसफर भी कर सकता है, ट्रांसफर भी हो 45-50% तक पहुंच जाए। बिल्कुल ट्रांसफर हो जाता है। इंश्योरेंस की जब हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी है, उस पर भी नजर डालते हैं। पहले बहुत बड़े खर्चे हैं कि जो बजट से बाहर जाते हैं, और उसमें एक नया और ऐड कर दिया है कि भाई आप इंश्योरेंस कराओ, आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर इंश्योरेंस कराओ। तो ये डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बजट तो बढ़ता ही है आम आदमी। ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में किस प्रकार के आप आने वाले दिनों में हलचल देख रहे हैं? जहाँ तक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात करते हैं, इस पर बेसिकली फायर इंश्योरेंस और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की बात होती है। तो फायर इंश्योरेंस का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि नेचुरल कैलेमिटीज़, ऑफकोर्स उसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे नए चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। राइट एंड स्ट्राइक्स हैं, आपने देखा होगा कई जगह पे राइट स्ट्राइक्स हो जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, फैक्ट्रीज़ में हो जाती हैं। तो उस पोर्शन को कवर करते हुए हमारी फायर इंश्योरेंस है। अब इशू सिर्फ इतना है कि इसके इंसिडेंट्स काफ़ी कम होते हैं अगर आप पूरी इंडस्ट्री को या पूरी पॉपुलेशन को देखो तो। इसलिए लोग सोचते हैं कि वैसे 2 साल 3 साल मैंने बीमा कराया, मेरे को कुछ नहीं मिला। ये इंडिविजुअल की क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में से एक है प्रॉपर्टी, उसमें हम बात कर रहे हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जो घर में वैल्यूएबल्स हैं वो भी इसमें कवर हो सकते हैं नियत साहब? हाँ, एसेट के दायरे में बिल्डिंग आती है और घर की प्रॉपर्टी आती है। तो फर्नीचर हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वाइट गुड्स हैं, फ्रिज हैं, किचन के आइटम्स भी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, यहाँ तक कि कपड़े और ज्वेलरी, ये सब इंश्योर हो सकता है। इंश्योरेंस बियॉन्ड डाउट जारी रहेगा। हम फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौट कर आएंगे तो आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस बियॉन्ड डाउट। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तराखंड में बड़ी ट्रेजेडी हुई जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। ऐसे में इंश्योरेंस और खासकर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की अहमियत काफी बढ़ जाती है। इन्हीं अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए होती है इंश्योरेंस। पिछले वर्ष उत्तराखंड में नेचुरल कैलेमिटी आई थी। अभी वर्तमान में ये जो जम्मू कश्मीर में जो त्रासदी आई है, मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सस्ता बीमा है और इस बीमा करवाने से आप आश्वस्त रहिए। सोलह जून 2013, वो तारीख जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उत्तराखंड में कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि केदारनाथ, गौरीकुंड और रामबाड़ा सब जलमग्न हो गए। वो भयानक तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों का घर-बार और कारोबार सब उजड़ गया। उत्तरकाशी के डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल भी उन हजारों लोगों में से एक हैं जिनका सब कुछ बाढ़ के पानी के साथ बह गया। रात को करीब जो है 2:30-3 बजे करीब एक टेलीफोन आया हमारे चौकीदार का। उसके बावजूद बिल्डिंग जो है बिल्कुल यूं हिल रही है, और कहते कहते उसने कहा कि हिल क्या रही है, चले गई। डॉक्टर शंभू एकदम टूट चुके थे। उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए कोई राह नहीं दिख रही थी। ऐसे में उनका ध्यान उस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की तरफ गया जो उन्होंने अपने बीएड कॉलेज के भवन निर्माण के वक्त ओरिएंटल इंश्योरेंस से कराया था। डॉक्टर शंभू ने क्लेम लेने की कोशिश शुरू की। शुरुआती कागजी कार्रवाई और बीमा कंपनी के अधिकारियों की मदद से डॉक्टर शंभू को उनका क्लेम मिल गया। डॉक्टर शंभू नौटियाल के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस एक मसीहे की तरह सामने आया। इंश्योरेंस का कोई मुकाबला ही नहीं है। इंश्योरेंस न होता तो मेरी जिंदगी में जो है अंधेरा छा गया था। डॉक्टर शंभू के साथ जो हुआ उससे सीख मिलती है कि हम कुदरत को वश में नहीं कर सकते,
लेकिन अचानक आए खतरे से बचने के लिए इंश्योरेंस करा अपना भविष्य काफी हद तक सुरक्षित जरूर बना सकते हैं। तो आइए अब जो प्रश्न है, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में जो पैसा है जो जमा हो गया वो नॉन रिफंडेबल है, तो ऐसे में वो बीमा क्यों कराएं? सब बताइए प्लीज़। हम लोग कंपेयर करते हैं लाइफ इंश्योरेंस से, जहाँ पे कि जो प्रीमियम है उसके दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, एक रिस्क कंपोनेंट है और दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है। तो रिस्क कंपोनेंट से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स देती हैं और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट को मैच्योरिटी अमाउंट की तरीके से वापस करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में जो प्रीमियम का कैलकुलेशन है वो इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे रिस्क कंपोनेंट है और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नहीं है। तो जितना कॉर्पस इकट्ठा होता है प्रीमियम को कलेक्ट करके, उससे हम क्लेम्स दे देते हैं और उसके बाद रिटर्न करने के लिए हमारे पास वो कंपोनेंट ही नहीं है। जब कोई एजेंट मार्केट से में अप्रोच करता है तो हमें इस पर भरोसा करना चाहिए और बीमा करवाते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एजेंट्स को IRDA अप्रूव्ड एक लाइसेंस दिया जाता है। हर इंश्योरेंस कंपनी ट्रेनिंग के बाद उसको लाइसेंस देती है, तो वो लाइसेंस एक उसकी पहचान होती है। उसके साथ साथ वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है वो एक ID कार्ड उसको इशू करता है। सबसे ये ज़रूरी है कि आप उसको ये पहचान लीजिए कि वो ऑथराइज एजेंट है किसी इंश्योरेंस कंपनी का और उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे वो भरने के लिए कहता है उसको प्रॉपरली देख के आप भरिए। कोशिश करिए कि उसको कैश आप मत दीजिए, हम लोग कैश एनकरेज नहीं करते हैं, चेक के रूप में दीजिए। कोई इंडिविजुअल के साथ कोई प्रॉब्लम उनको लगता है हम ये नहीं लेना चाह रहे थे एंड समहाउ वो आगे बढ़ गए हैं, तो इसमें एक फ्री लुक पीरियड भी होता है, उसको भी आप थोड़ा सा बता सकें। एक रेगुलेटरी नॉर्म है फ्री लुक पीरियड का और वो हर पॉलिसी में अभी अवेलेबल नहीं है, बट लेकिन हेल्थ पॉलिसी में ये फ्री लुक पीरियड की अवेलेबिलिटी है। तो उससे ये है कि पॉलिसी आने के बाद कोई भी बीमाधारी जिसने वो पॉलिसी ली है, पॉलिसी होल्डर, ये देख सकता है कि पॉलिसी की टर्म्स वैसी ही हैं जैसी उसको बताई गई थी, उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर वो मिसमैच है तो वो उसको वापस कर सकते हैं और उनको उसका प्रीमियम वापस हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो क्या ओरिएंटल इंश्योरेंस ने भी इस तरफ कोई कदम उठाया है? IT में हमारी कंपनी काफ़ी आगे है और हमने ऑनलाइन में बहुत से प्रोडक्ट, खास करके जो पर्सनल लाइन प्रोडक्ट्स हैं, जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, उसको इशू करने की फैसिलिटी कोई भी हमारा इंटरनेट पे जा सकता है। उसमें मिस सेलिंग वाला इशू भी नहीं होता क्योंकि वो प्री डिफाइंड होता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये उसकी कॉस्टिंग है, सब कुछ है। तो आप जा सकते हैं, पॉलिसी ले सकते हैं और जैसे आपका पैसा जमा होता है आपके पास SMS भी आ जाएगा और पॉलिसी भी बाद में आपके पास ईमेल के थ्रू आ जाएगी। मैं जानना चाहूँगा सर, बीमा करवाना तो बहुत आसान है मगर क्लेम के टाइम बहुत झंझट होते हैं। रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं कि कितने दिनों में क्लेम का निपटारा कर देना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स मिल जाने के 30 दिन के अंदर क्लेम्स का निपटारा कर देना चाहिए, बशर्ते उसमें डॉक्यूमेंट्स में कोई पूछताछ की आवश्यकता न हो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सर्वेयर है जब भी क्लेम होता है, ये रिपोर्ट्स जो अपनी है वो अक्सर देखा जाता है काफ़ी दिनों लेट कर देते हैं जमा करने, इसका क्या कारण है? डिले होने का एक सबसे बड़ा कारण जो हम देखते हैं अपनी फाइल्स रिव्यू करते हुए, वो ये है कि बीमाधारी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वही समय से प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग अपनी तरफ से और बाकी सभी कंपनियां ये करती हैं कि सर्वेयर्स को चेज़ करती हैं कि रिपोर्ट्स वो टाइम से दें। और सर्वेयर्स के ऊपर भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है, जो सर्वेयर्स गाइडलाइन है IRDA की, कि उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाने के बाद 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देनी है। अगला प्रश्न लेते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब हम अपनी गाड़ी का बीमा कराते हैं तो कहा जाता है जब भी आपका क्लेम होगा या एक्सीडेंट होगा तो हम आपको क्लेम देंगे, लेकिन जब हम क्लेम लेने पहुँचते हैं तो क्लेम हमें पूरा नहीं मिलता। क्या कारण है इसका सर? आप गाड़ी ठीक कराने जाते हैं तो मान लिया एस्टिमेट उसका 50,000 रुपये का बना है, उसमें हो सकता है कि 10,000 या 15,000 रुपये के जो डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है वो इसमें नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है, कई बार कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी गाड़ी तो आगे से लड़ी है, लेकिन जब गाड़ी गैराज में जाती है तो पता लगा पहले के भी स्क्रैच साइड में भी लगे हुए हैं और कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक्सीडेंटल नहीं है। तो गैराज वाला तो उसका पूरा का पूरा एस्टीमेट बना देता है और आपको भी लगता है 50,000 रुपये मेरे मिल जाने चाहिए, लेकिन पॉलिसी के दायरे में जो चीज़ें आती हैं वही हम लोग दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें लगता है कभी कभी कि मिसमैच होता है। अगला प्रश्न हेल्थ इंश्योरेंस पर जी।
बताएं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाती हूँ तो अगर मेरे घर में कोई बीमारी या दुर्घटना हो जाती है तो मेरे को किससे कांटेक्ट लेना पड़ेगा? जहाँ से भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है हेल्थ की, इसमें जो होता है एक टीपीए का रोल होता है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म इमीडिएटली टू द टीपीए दैट ये मिस हैपनिंग हो गई है। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है, और आजकल जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आ रही है मैक्सिमम दे आर ऑलरेडी इनटू द कैशलेस। अगला प्रश्न लेते हैं। जब हम मोटर इंश्योरेंस लेते हैं और 3 या 4 साल बाद जो है, क्या हमें गाड़ी की जो खरीद होती है, जिस टाइम इनवॉइस खरीद जो होती है, क्या वो पैसा मिल सकता है इंश्योरेंस में? जो हमारा मोटर इंश्योरेंस है आज की डेट में जो है वो मार्केट वैल्यू बेस पे चलता है कि जैसे आपका 4 साल पुराना व्हीकल है तो आज अगर उसको आप बेचना चाहते हैं तो किस कॉस्ट में बिकेगा वो, तो इनवॉइस कॉस्ट से कम पे होता है। लेकिन अभी हमारी कंपनी ने भी और जनरल इंश्योरेंस में बहुत से प्रोडक्ट्स आए हैं जिसमें हम लोग रिटर्न टू इनवॉइस एक नया इंट्रोड्यूस किया है। उसके अनुसार सिर्फ 2 केसेस में, जैसे कि थेफ्ट की बात करें या टोटल लॉस केस करें, उसमें इनवॉइस वैल्यू आपकी मिल सकती है, लेकिन वो 3 साल तक नई गाड़ी लेंगे तो 3 साल तक ये फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लास्ट हम सवाल इंक्लूड करते हैं। ऑफिस के अंदर क्लेम का कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए? कई तरीके से ग्रीवेंस लॉन्च की जा सकती है। एक तो आप ऑफिस में जा कर के वर्बली इन्फॉर्म कर दीजिए और या राइटिंग में दे दीजिए। उसी ऑफिस में अगर आप देते हैं ग्रीवेंस तो भी उनके लिए ये लाजमी है कि वो उस ग्रीवेंस को रजिस्टर करें, और ग्रीवेंस को रजिस्टर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे एक पोर्टल है। हम आपको ये बता दें कि करीब 4,500-5,000 ग्रीवेंस हमारी कंपनी में पिछले साल आई थी और उसका सेटलमेंट का रेशियो हमारा 99% से भी ज़्यादा था। इंश्योरेंस बियॉन्ड डाउट में अभी के लिए बस इतना ही। इस खास पेशकश में हमारा साथ दिया द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। हम उम्मीद करते हैं इस प्रकार के इनिशिएटिव्स इंश्योरेंस सेंट्रिक अवेयरनेस बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।